बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे थर्मल फिज़िक्स। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। बेटा, आज हम चैप्टर 13 के CRQs डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 5 CRQs हैं। और आपको पता है कि जैसे आपके फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ, अब आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं। और अल्लाह ताला आपका जो है रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आए, आपको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। क्योंकि आपने मेहनत की है, तो आपका जो मेहनत है उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। तो अब आपने देखा फ़र्स्ट ईयर में कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ साथ एग्ज़ाम में CRQs भी आए। तो बेटा, जो आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करने होते हैं, ये CRQs भी उसका हिस्सा है। तो CRQs लाजमी आएंगे पेपर में। तो लेक्चर को तवज्जो से सुनना है। जैसे जैसे मैंने प्रॉपर आंसर लिखा है, आपने प्रॉपर आंसर लिखना है विद रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन। तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स ईजिली बेटा मिल जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 13.1, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, एक्सप्लेन। अभी देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना गैस मालिक्यूल की, बेटा जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, या आपने ये फार्मूला पढ़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी, मैंने पढ़ाया कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं ज़ीरो केल्विन को। किसे कहते हैं? ज़ीरो केल्विन को। अगर मैं टेम्परेचर की जगह ज़ीरो पुट करूँ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 मल्टीप्लाई बाय 3/2 kBT। ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पर, यानी कि T जब 0 केल्विन हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आप कहेंगे ज़ीरो होगी। आप लिखेंगे द एवरेज काइनेटिक एनर्जी अप्रोचेस ज़ीरो। तो जो आपके पास बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी जी? ज़ीरो हो जाएगी नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, 0 केल्विन पर। वी नो डैट द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है वो होती है 3/2 kBT। ठीक है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। ठीक है, 3/2 1.5 बनता है, तो T ही ज़ीरो है, तो ये पूरा फैक्टर ही ज़ीरो है। तो एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू ज़ीरो। कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थर्मल फिजिक्स। अब क्लासिकल थर्मल फिजिक्स ये कहती है कि रैंडम मालिक्यूलर मोशन इफेक्टिवली सीजेस नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो वो जो गैस मालिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है, कंटिन्यूस मोशन में थे, उनकी जो मूवमेंट है सीजेस का मतलब है रुकना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही एब्सोल्यूट ज़ीरो आएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, तो उनकी मोशन बिल्कुल रुक जाएगी। सही हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जी पहला, मार्क कर लेंगे आप। सेकंड वन आल्सो इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है 13.2, व्हाट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मालिक्यूल इन अ रूम एट रूम टेम्परेचर। कहता है कि जी एक रूम में जो है ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है आपके पास? गैस मालिक्यूल्स। बताएं रूम टेम्परेचर पे इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अब रूम टेम्परेचर बेटा हमारे पास होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा रूम टेम्परेचर है, अब हमने उसमें ऐड कर लेना है कितना? 273, तो वो बन जाएगा 300 केल्विन। सही है। अब हमने उस पर जो है ना वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वो मैंने पहले कैलकुलेट भी की हुई और आंसर डायरेक्ट लिखा हुआ है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ अबाउट 6.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 जॉल एट 300 केल्विन। सही है। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली? 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 में मैंने 273 ऐड किया, तो वो ऐसा ही में बन गया 300 केल्विन। ठीक है, तो 300 केल्विन क्या है? रूम टेम्परेचर है। अब ये कैसे आई है वैल्यू? देखें, एक्सप्लेनेशन में मैंने एक्सप्लेन किया। वी नो डैट एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। अब मैंने कहा KB की वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। T बेटा हमारे पास है 27 डिग्री सेल्सियस, जो 273 ऐड करके हो गया मेरे बेटा 300 केल्विन। ठीक है, अब आप देखें वैल्यूज पुट करें। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, अब जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो बेटा ये आंसर आता है 6.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 जॉल।
अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के भी तरीके हैं। 3/2 होता है 1.5। अब 1.5 को मल्टीप्लाई करें 1.38 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 300 से, ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो आएगा 621। अब 621 में से आपने डेसिमल को उठाकर इधर लाना है और मल्टीप्लाई 10⁻³ होगा जब 621 आएगा। तो जब आप इसका डेसिमल उठा के 2 डिजिट इसको लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो पावर बेटा पॉजिटिव होती है, तो -23 + 2 -21 बनेगा। तो इसको लिख लेंगे 6.21 × 10⁻21 जॉल, ठीक है। अब इतनी एनर्जी है। अब हमें पता ये चला कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मैस पे तो डिपेंड नहीं कर रही हो। तो आप लिखेंगे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो जो ऑक्सीजन मालिक्यूल थे और जो आपके पास नाइट्रोजन मालिक्यूल थे, दोनों की जो है रूम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, ठीक हो गया। फिर बेटा थर्ड क्वेश्चन है। अब इसका कोई एक पार्ट पेपर में आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं आती, तो हो सकता है वो एक पार्ट देते हैं आपको पेपर में, ठीक है। कि क्वेश्चन 13.3 है जी, कंसीडर अ गैस इनक्लोज इन अ सील्ड कंटेनर। एक सील्ड कंटेनर है, उसमें जो है ना एक गैस पड़ी हुई है कंटेनर में। बाय व्हाट फैक्टर डज द गैस टेम्परेचर चेंजेस। कहता है कि गैस का टेम्परेचर किस फैक्टर से चेंज होगा। इफ़ पार्ट ए है वॉल्यूम एंड प्रेशर आर बोथ डबल, प्रेशर भी डबल हो जाए, वॉल्यूम भी डबल हो जाए। पार्ट बी है वॉल्यूम इज़ हाफ, वॉल्यूम हाफ हो जाए एंड प्रेशर इज़ ट्रिपल, प्रेशर 3 गुना हो जाए। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन उससे पहले मैंने आंसर लिख दिए हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। जब बेटा आपके पास जो है ना पार्ट ए में वॉल्यूम और प्रेशर डबल होंगे, वॉल्यूम भी डबल होगा, प्रेशर भी डबल होगा, तो टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा था कि अगर वॉल्यूम हाफ हो और प्रेशर ट्रिपल्ड हो, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज बाय फैक्टर 1.5, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाय फैक्टर 3/2। 3/2 का आंसर आता है 1.5। अब सवाल ये पैदा होता है मुझे ये कैसे पता चला कि यही यहाँ पर फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप देख लें, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है जी, कि फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ वी नो डैट PV = nRT, P प्रेशर, B वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो देखें सवाल में उसने कहा था कि बाय व्हाट फैक्टर डज द गैस टेम्परेचर चेंज, ठीक है। कि अब उसने कहा कि टेम्परेचर चेंज कब होगा। देखिए R कांस्टेंट वैल्यू है, जनरल गैस कांस्टेंट, और अगर हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, N1 मोल है फॉर एग्जांपल, या N कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का मेरे बेटे डायरेक्ट रिलेशन है PV के प्रोडक्ट के, सही है। देयरफॉर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV। तो पार्ट ए था इफ़ वॉल्यूम एंड प्रेशर आर बोथ डबल। तो इस इक्वेशन में देखिए जो नया टेम्परेचर है वो बनेगा T प्राइम = अब प्रेशर डबल हो गया तो P की जगह आएगा 2P, वॉल्यूम डबल हो गया पार्ट ए में तो वॉल्यूम की जगह आएगा 2V, 2 2 ज़ा 4, PV अगेन T बन जाएगा। तो जो T प्राइम न्यू टेम्परेचर होगा वो अब हमारा जो PV था वो T के इक्वल था, सही है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करूँ तो = आ जाता है फिर, तो 4T, तो इसका मतलब जो न्यू टेम्परेचर है वो प्रीवियस का 4 टाइम्स हो गया। तो इसलिए लिखा टेम्परेचर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 पार्ट ए में। अब पार्ट बी क्या था जी, इफ़ वॉल्यूम इज़ हाफ, ठीक है, वॉल्यूम आधा हो जाए एंड प्रेशर इज़ ट्रिपल्ड, तो तब क्या होगा। देखिए अगेन वही जो T प्राइम होगा वो होगा = अब प्रेशर हो गया P की जगह आएगा 3P और V की जगह आएगा V/2। तो 3/2 फैक्टर सेपरेट कर लें, PV की जगह अगेन क्या आ जाएगा मेरे बेटे, T आ जाएगा, तो ये बनेगा 3/2T। तो 3/2T का मतलब है 1.5T। तो आप लिखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज बाय फैक्टर 1.5, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर 1.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 13.4 है जी, इज़ इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग, एक्सप्लेन। कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पानी को बुखारात में कन्वर्ट कर दें, बॉयल कर दें, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया था जो कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि यह आपसे ये कह रहा है कि क्या 27 डिग्री सेल्सियस पे आप वाटर को बॉयल करवा सकते हैं। यस। अब आप भी सरप्राइजिंगली हैरान हो रहे होंगे कि यस कैसे सर, हमने तो ये पढ़ा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। भाई जो वाटर का बॉइलिंग है ना वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो जो है एक्सटर्नल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सटर्नल प्रेशर की, तो आप लिखेंगे यस वाटर कैन बॉयल एट रूम टेम्परेचर इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ सफिशेंटली रिड्यूस। जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना
ठीक है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दें तो हम रूम टेम्परेचर पे भी वाटर को बॉयल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें, एक्सप्लेनेशन में आपको बात अच्छे से समझ आएगी कि बॉयलिंग स्टार्ट्स व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर बॉयल पता है कब करना शुरू होता है? एक जो है ना वो वाटर का अंदर इंटरनल प्रेशर होता है जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, बुखारात की फॉर्म में। वो बुखारात ऊपर तब आना शुरू होते हैं जब एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो बराबर हो जाए वेपर प्रेशर के। सही है। तो बॉइलिंग स्टार्ट्स व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। एट दिस स्टेज वेपर बबल्स फ्रॉम थ्रू आउट द लिक्विड एंड राइज टू द सरफेस विदाउट कोलैप्सिंग। तो जब ये कंडीशन होती है ना कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर हो जाए, तो हमने क्या करना था, रूम टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर कम करना था, इतना कम करना था कि वो वेपर प्रेशर के बराबर हो, ताकि जो वेपर्स बबल्स हैं वो ईजिली जो है ऊपर की तरफ मूव करते हुए जो है वो विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब आपस में टकराए बगैर ऊपर आ जाए। देयरफॉर इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ रिड्यूस, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस करते हैं, ठीक है, टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो अगर जो है एक्सटर्नल प्रेशर को हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, वाटर बीइंग्स टू बॉयल, तो पानी जो है वो बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाएगा इवन विदाउट बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत नहीं होगी, फिर इतने टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी। जो रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, उसी पे ही पानी जो है वो बुखारात में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिक्विड से गैस स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा। शर्त यह है कि जो हमारा प्रेशर था एक्सटर्नल प्रेशर, उसे हम रिड्यूस करें, कोई ऐसा गैजेट बनाएं या किसी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करें कि जिससे उसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस नहीं करते तो फिर पानी बॉयल नहीं होगा, क्योंकि तब एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जो है वो बराबर नहीं होंगे। वेपर प्रेशर उस बीकर के अंदर होगा जिसमें लिक्विड है, और एक्सटर्नल प्रेशर उसके बाहर होगा जो सराउंडिंग उस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है जी आज के लेक्चर का, इम्पोर्टेंट वन है, 13.5 है जी, और क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ द ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव। कहता है कि आपके पास जो है ना एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर वाटर जो है ना वो फिल हुआ, आप उसमें इंक डालते हैं, इंक ड्रॉप डालते हैं, तो वो इंक ड्रॉपलेट कैसे बिहेव करेगा। आप देखें, अगर घर में भी आप करके देख सकते हैं, एक गिलास ले लें, उसमें पानी भर लें, और जो आपका लिक्विड इंक वाला पेन होता है उससे एक ड्रॉप डालें उसमें। जब आप उससे एक कतरा एक ड्रॉप डालेंगे बेटा उसके अंदर, तो होगा क्या कि वो इंक थोड़ी देर बाद पूरे गिलास में फैल जाएगी। ठीक है, वाटर का जो कलर, जो उसकी ट्रांसपेरेंट फॉर्म आपको लगती है, वो आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा नीला नीला सा नज़र आने लगेगा। तो एक्चुअली होगा ये कि जो इंक के मालिक्यूल थे ना, ये मूव करते हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। पहले सारे इंक ड्रॉपलेट इंक की फॉर्म में इकट्ठे थे, जैसे ये वाटर में जाएंगे तो अब इनके पास स्पेस होगी आगे लोअर कंसनट्रेशन पे मूव करने की। मतलब ये चाहेंगे कि हम आज़ादाना मूव करें, ठीक है, हम भागे दौड़ें। तो पहले ये इकट्ठे थे, इकट्ठे को कहते हैं हायर कंसनट्रेशन। तो अब ये कहेंगे हम अलग अलग हो जाएं, तो ये जब अलग अलग हो जाएंगे, फैलेंगे, तो इंक फैलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, कि गैस मालिक्यूल्स का या इंक पार्टिकल्स का मूव करना फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। द ड्रॉप ऑफ इंक ग्रेजुअली सेपरेट थ्रू द वाटर। तो भाई जो इंक ड्रॉप था वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पानी में फैल जाएगा ड्यू टू डिफ्यूजन। किस वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। रीज़न क्या है? इंक मालिक्यूल्स आर इन कॉन्टीन्यूस रैंडम मोशन। इंक मालिक्यूल क्या होते हैं? कॉन्टीन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। वो चाहते हैं कि हम आज़ादाना मूव करें, आगे जाएं। दे मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन। अब जब वो एक इंक ड्रॉपलेट था तो उसमें बहुत सारे इंक पार्टिकल थे, तो वो एक जगह पे पैक थे, डेंस थे, तो वो चाहेंगे कि हम जो है वो कॉन्टीन्यूस रैंडम मोशन में जाएं और जो लोअर कंसनट्रेशन के रीजन हैं, मतलब जहाँ पर स्पेस है, हम वहाँ पर फैल जाएं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो मूव करेंगे हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। ठीक है, अनटिल द इंक बिकम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब तक जो है बेटा वो इंक जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए तो इंक पूरे पानी में फैल जाएगी। ठीक हो गया, और आपको पानी का ट्रांसपेरेंट कलर मैंने कहा नीला नीला सा दिखाई देगा इंक की वजह से। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। स्टिल मेरे बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। ना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।